दोस्तों, ऑल टाइम टॉपर्स के मंच पर आपका स्वागत है। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है बीएसटीसी का, तो हम उस पेपर को आप सॉल्व करेंगे और एक एक शब्द को समझते हुए हम पता लगाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। देखिए, सबसे पहले आपको कॉम्प्रहेंशन के लिए पैसेज दिया हुआ है, तो पहले पैसेज को समझेंगे। पैसेज कह रहा है कि अब ब्रिटिश सर्वे, कि ब्रिटिश में एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में फाउंड दैट, ये पाया कि ब्रिटिश के जो सर्वे किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उस ब्रिटिश के सर्वे में या जांच में ये पाया गया कि 44% ऑफ फर्म्स, कि लगभग 44 जो फर्म्स थी, विच स्टार्टेड टू यूज रोबोट्स, जिन्होंने रोबोट्स को उपयोग करना शुरू किया था, मेट विद इनिशियल फेलियर, उन्हें शुरुआती विफलता प्राप्त हुई। जिन फर्म्स ने ये रोबोटिक यूज किया था रोबोट्स को, वो शुरुआती विफलता साबित हुई। एंड 22% एबंडेंट देम ऑल टुगेदर, और लगभग 22% फर्म्स ने उनको पूर्ण रूप से क्या कर दिया, एबंडेंट माने होता है छोड़ देना, पूर्ण रूप से उनको छोड़ दिया। मेनली बिकॉज ऑफ इनडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल, खास तौर से किसकी वजह से, इंडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। इंडिक्वेट माने क्या होता है, अपर्याप्त। इंडिक्वेट का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। टेक्नोलॉजिकल, अपर्याप्त जो तकनीकी है उसकी वजह से, क्योंकि जो तकनीकी थी वो पर्याप्त नहीं थी, इसी वजह से 22% जो फर्म्स थी उन्होंने इसको पूर्ण रूप से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें से जो ज्यादातर जो 44% जो फर्म्स थी ना, वो रोबोटिक, जिन्होंने रोबोट स्टार्ट किया था अपने फर्म्स में, वो फेलियर शुरुआत में फेलियर मानी गई, इसीलिए 22% ने उनको पूर्ण रूप से छोड़ दिया। और नो हाउ एंड स्किल्स एट ऑल प्लांट लेवल्स, और यहां पर प्लांट लेवल का मतलब है संयंत्र स्तर, संयंत्र स्तर। तो इसका मतलब हुआ नो हाउ एंड स्किल्स एट ऑल प्लांट लेवल, और ये जो अपर्याप्त तकनीकी थी वो ज्ञान और कौशल के कारण क्या हो गई, वो ऑल प्लांट लेवल, वो संयंत्र स्तर पर वो भी विफल हो गई। रोबोटाइजेशन कहते हैं रोबोटीकरण। रोबोटाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, रोबोटीकरण। जो रोबोटीकरण है इज बाई एंड लार्ज अ वेल वायबल प्रपोर्शन, जो रोबोटीकरण है इज बाई एंड लार्ज, यहां पर बाई एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पर। बाई एंड लार्ज का मतलब क्या है यहां पर, मोटे तौर पर। जो रोबोटीकरण है वो मोटे तौर पर इज वायबल प्रपोर्शन, यहां पर वायबल प्रपोर्शन का मतलब होता है व्यवहारिक विचार। वायबल प्रपोर्शन का मतलब क्या हो जाता है, व्यवहारिक विचार। चलो नीचे लिख देता हूं। हाँ, रोबोटाइजेशन इज बाई एंड लार्ज वायबल प्रपोर्शन, जो रोबोटीकरण है वो मोटे तौर पर क्या है, एक व्यवहारिक विचार है।
दीज मशीन्स कैन वर्क राउंड द क्लॉक। ये जो मशीन्स हैं, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे। राउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है? 24 आवर्स, यानी 24 घंटे। ये जो मशीन है वो 24 घंटे काम करती हैं। रेज आउटपुट, प्रोटेक्ट द क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस। ये क्या करती हैं? रेज आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन। आउटपुट का मतलब क्या है? उत्पादन। ये उत्पादन को बढ़ाती हैं। प्रोटेक्ट द क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस को कहते हैं प्रतिस्पर्धा। कॉम्पिटिटिवनेस माने क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा की क्वालिटी को भी बढ़ाती हैं। सर्टेन प्रोडक्शन जॉब्स, जो कुछ जो प्रोडक्शन जॉब्स हैं, मोस्टली सिंपल और हेजार्डियस वंस, खास तौर से साधारण और हेजार्डियस। हेजार्डियस का मतलब होता है खतरनाक। जो जॉब्स हैं, जो प्रोडक्शन नौकरियां हैं, खासतौर से सिंपल यानी साधारण नौकरियां और खतरनाक नौकरियां, आर इरिटेबली लॉस्ट टू रोबोटिक्स। ये खास तौर पर किसकी वजह से समाप्त हो गई हैं? इरिटेबली का मतलब होता है पूर्ण रूप से समाप्त होना। पूर्ण रूप से समाप्त होना। हाँ, तो ये कह रहा है आर इरिटेबली लॉस्ट टू रोबोटिक्स। ये रोबोटिक की वजह से, यानी रोबोट्स की वजह से पूर्ण रूप से क्या हो गई हैं? समाप्त या खत्म हो गई हैं। 10 स्पॉट वेल्डर्स। अतः जो स्पॉट वेल्डर्स हैं, यानी वेल्डिंग करने वाले, स्प्रे पेंटर्स या जो स्प्रे पेंटर्स हैं, क्लीनर्स या जो क्लीनर्स हैं, मशीन लोडर्स या मशीन लोडर्स जो हैं, ग्राइंडिंग या ग्राइंडिंग करने वाले जो हैं, एंड पॉलिशिंग मशीन, और जो पॉलिशिंग करने वाली जो मशीन्स को जो पॉलिश करने वाले हैं, मशीन ऑपरेटर्स। पॉलिशिंग मशीन ऑपरेटर्स, जो पॉलिश करने वाली मशीन है उनको जो चलाने वाले, ऑपरेटर का मतलब उनको चलाने वाले जो हैं, आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये सब क्या हो गए? एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये जो स्पीसीज हैं, यानी कि ये जो लोग हैं, वो एंडेंजर्ड, खतरे में आ गए हैं, मतलब इनकी नौकरियां खतरे में आ गई हैं। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? पहले देखो, रोबोट्स आर अ सब्स्टिट्यूट फॉर। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑप्शन। जो रोबोट्स हैं वो किस चीज का सब्स्टिट्यूट है, यानी ऑप्शन है? प्लानर्स, योजना बनाने वालों का, प्रोडक्शन वर्कर्स या जो प्रोडक्शन करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका, या मोटर कार्स का, या एंडेंजर्ड स्पीसीज, या खतरे में जो लोग पड़ गए, इनकी जो नौकरियां पड़ गई हैं उन लोगों का। तो इसमें रोबोट जो हैं वो किस चीज के हैं? प्रोडक्शन वर्कर्स। क्या आएगा इसमें? प्रोडक्शन वर्कर्स। जो प्रोडक्शन वर्कर्स हैं वो रोबोट जो है उसका क्या बन गए? सब्स्टिट्यूट बन गए, यानी ऑप्शन बन गए। पहले क्या था? पहले लोग काम किया करते थे हर क्षेत्र में, चाहे वो क्लीनिंग का काम हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे दे रखे, मशीन लोडर का लोडिंग का काम हो, क्लीनिंग का काम हो, स्प्रे पेंटिंग का काम हो, वेल्डिंग का काम हो, ग्राइंडिंग का काम हो, या पॉलिशिंग मशीन करने, उनको चलाने वाले जो हों, इन सब की जगह अब किसने ले ली है? हाँ, रोबोट्स ने ले ली है। तो मतलब रोबोट एक ऑप्शन बन गया है। किसका बन गया है? प्रोडक्शन वर्कर्स। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अ वायबल प्रोपोर्शन। हाँ जी, तो यहां पे कह रहा है अ वायबल प्रोपोर्शन इज। जो वायबल प्रोपोर्शन है वो क्या है? हमने भी पढ़ा था व्यवहारिक विचार। वायबल प्रोपोर्शन माने हमने क्या पढ़ा था? व्यवहारिक विचार।
जो व्यवहारिक विचार है वो क्या है ये बताना है। अ वर्केबल आइडिया, काम करने वाला, काम करने योग्य आइडिया है। अ फैंसीफुल आइडिया, फैंसी कहते हैं मनगढ़ंत विचार, मतलब मन से उत्पन्न होने वाला, मन से गढ़ लेने वाला विचार। ये जो है व्यवहारिक जो विचार है वो कैसा विचार है, एक वर्केबल काम करने वाला, या फैंसीफुल मनगढ़ंत, या फिर इमेजिनेटिव यानी कल्पनात्मक, या फिर एन एंडेंजर्ड आइडिया या खतरे में पड़ा हुआ विचार है। तो ये क्या होगा, वर्केबल आइडिया। क्या होगा, एक कैसा विचार है ये, एक वर्केबल यानी कि जो काम करने वाला विचार है वो है। अगला, व्हाट डू यू मीन बाई रोबोटाइजेशन। रोबोटाइजेशन का मतलब होता है रोबोटीकरण, रोबोटीकरण। ठीक, तो ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन, तुम क्या समझते हो रोबोटाइजेशन यानी रोबोटीकरण से। रोबोटीकरण क्या है, आप क्या समझते हो इससे। मेकिंग रोबोट्स, इसका मतलब क्या है रोबोटाइजेशन का मतलब, मेकिंग रोबोट्स, रोबोट्स बनाना। मार्केटिंग रोबोट्स, या रोबोट्स की मार्केटिंग करना, या इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स, या रोबोट्स के बारे में परिचय कराना, या रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन विद रोबोट्स, या फिर इंसानों को रोबोट्स में बदल देना। तो रोबोटाइजेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स, यानी रोबोट्स के बारे में क्या कराना, इंट्रोडक्शन यानी परिचय कराना। ठीक, अगला, व्हाट डज द राइटर से रिगार्डिंग इनिशियल फेलियर। जो शुरुआती फेलियर बताता है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआती। जो शुरुआती फेलियर बताता है लेखक इस पैसेज में, इसके संबंध में लेखक कहना क्या चाहता है। 50% आर यूजिंग रोबोट्स, क्या वो ये कहना चाहता है कि जो 50% लोग हैं वो रोबोट्स का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर ब्रिटिश कंपनीज स्टॉप्ड द यूज ऑफ रोबोट्स, या फिर ये कहना चाहता है कि जो ब्रिटिश कंपनियां हैं उन्होंने रोबोट्स का उपयोग करना बंद कर दिया है, या फिर ये कहना चाहता है कि 22% हैव अबंडन्ड द यूज ऑफ रोबोट्स, के 22% फर्म्स ने रोबोट्स का उपयोग करना क्या कर दिया, एबंडन्ड यानी कि छोड़ दिया है। तो ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सभी। तो हमने अभी देखो पढ़ा था 22% लोगों ने क्या कर दिया है, 22% जो फर्म है उन फर्म्स ने रोबोट्स का उपयोग करना बंद कर दिया है। अभी पढ़ा था ना हमने, 22% फर्म्स ने बंद कर दिया था रोबोट का उपयोग करना। चलिए अब आते हैं हम ग्रामर और कंपोजिशन वाले पोर्शन पर। ग्रामर और कंपोजिशन वाले पोर्शन पर इसमें पूछ रहा है कि मार्क द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है, सबसे उपयुक्त जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिया हुआ शब्द है अनड्यू फेवर, अनड्यू माने होता है अनचाहा, और फेवर, जो अनचाहा फेवर है शोन बाय अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति के द्वारा अनचाहा फेवर मतलब एक ऐसा फेवर जो नहीं करना चाहिए, अनुचित होता है। अनड्यू का मतलब क्या होता है, अनुचित। अनुचित जो फेवर है जो कि व्यक्ति के द्वारा दिखाया जाता है इन पावर, शक्ति में, शक्ति के मद में आकर व्यक्ति अनचाहा फेवर करने लगते हैं टू इज रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों का। आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आगे वाले अपनी जो आगे आने वाली जो संतान होती है उस संतान को ही पॉलिटिक्स में उतार देते हैं। मतलब उन्हें इससे मतलब नहीं है कि इसके योग्य कौन है, वो बस भाई भतीजावाद देखते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसमें शब्द दे रखे माइजेंथ्रोप, फ्लैग्रेंट और परक्यूसिशन और नेपोटिज्म। माइजेंथ्रोप हमने पढ़ा था, माइजिन या मीसो, इनका मतलब होता है हेट, और एंथ्रोप प्लस एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड मतलब। और माइजेंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, हु हेट मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता है। लेकिन यहां पे मानव जाति से नफरत करने की बात तो कर नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है फ्लैग्रेंट। यहां फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ज्वलंत। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है, ज्वलंत।
अगला शब्द है परक्यूसिशन। परक्यूसिशन का मतलब होता है तलाशी। परक्यूसिशन का मतलब क्या होता है? तलाशी। और अगला शब्द है आपका नेपोटिज्म। नेपोटिज्म कहते हैं भाई भतीजावाद को। नेपोटिज्म माने क्या होता है? भाई भतीजावाद। मतलब हर जगह पे योग्यता से मतलब नहीं है कि इसके योग्य कौन है, वो अपने भाई भतीजों को क्या करते हैं? आगे रखते हैं, हर चीज को प्रायोरिटी देते हैं। भाई भतीजावाद। अब पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था अनड्यू फेवर शोन बाय अ पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स। मतलब अपने शक्ति में के मद में आकर लोग क्या करते हैं? एक अनुचित फेवर करने लगते हैं अपने रिलेटिव्स का। तो मतलब वो क्या करते हैं? भाई भतीजावाद करते हैं। क्या करते हैं वो? भाई भतीजावाद। तो इसके लिए आंसर सही क्या होगा? नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। अगला है पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और सेंटेंस क्या है आपका? राहुल आस्क्ड राज व्हाई हैव यू नॉट वांट अलाउड टू बुक द बुक टू बी पब्लिश्ड। तो देखो यहां पे आस्क्ड ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब तो सॉल्व करके दी हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी सॉल्व्ड है। तो राहुल आस्क्ड सब में दे रखा है, तो यहां तक तो सही है, राहुल आस्क्ड राज तक। अब देखो वाई से स्टार्ट हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव है। अगर कोई इंटेरोगेटिव वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसी WH वर्ड को हम कंजक्शन बना देते हैं। तो यहां पर WH वर्ड क्या दे रखा था? वाई। तो वाई शब्द ही कंजक्शन बन जाएगा। तो राज के बाद में वाई कंजक्शन, देखो तीनों में दे रखा है। अच्छा जी, अब देखो इसमें बात टेंस कौन सा? हैव और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अलाउड। तो हैज और हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। और सबसे मेजर बात, जब रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है और आप उसको इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? तो उस इंटेरोगेटिव वाक्य को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो उसको सिंपल वाक्य में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? सिंपल वाक्य में। तो सिंपल वाक्य में ये तो कंजक्शन रख दिया हमने, वाई तो कंजक्शन हो गया। अब उसके बाद में ये वाई कंजक्शन लगा दिया हमने। अब उसके बाद में ये वाई जो कंजक्शन है यहां पे दे रहा, इसको हमने WH वर्ड जो इसको कंजक्शन बना दिया। उसके बाद का जो पूरा वाक्य है उसको अब हम सिंपल वाक्य बनाएंगे। और सिंपल वाक्य में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है यहां पे? तो WH वर्ड को तो हमने कंजक्शन बना दिया। अब सब्जेक्ट है यू। यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन होता है? यू होता है सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? राज। राज के लिए क्या लगाएंगे भाई? राज लड़के का नाम है तो ही प्रोनाउन लगाएंगे। तो वाई के बाद में आ जाएगा ही। इसमें ही है और इसमें वॉज है तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें वाई के बाद में दे है तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दैट कंजक्शन है तो ये भी गलत हो जाएगा। ही आएगा। क्यों आएगा? आपको पता चल गया, क्योंकि पहले इंटरोगेटिव वाक्य था, इनडायरेक्ट बनाया तो सिंपल बन गया। और सिंपल वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है राज। राज लड़के का नाम है, लड़के के लिए प्रोनाउन लगाते हैं ही। और सब्जेक्ट के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड। नेगेटिव वाक्य है तो नॉट, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अलाउड, फिर ऑब्जेक्ट द बुक, फिर टू बी पब्लिश्ड। इसमें और कोई चेंज है नहीं, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। हाँ, राहुल आस्क्ड राज व्हाई ही हैड नॉट अलाउड द बुक टू बी पब्लिश्ड। ठीक, अगला कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल आर्टिकल्स। ये सेंटेंस दे रखा है और एक सुइटेबल आर्टिकल उपयोग करने। इसमें एक ही सेंटेंस में 3 आर्टिकल पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले हिज कार स्टक, उसकी कार जो है वो अटक गई। खाली जगह ट्री। अब देखो ट्री के साथ में यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? यहां पर लगेगा इंडेफिनिट। कौन सा लगेगा? इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? ए और एन।
तो यहाँ पर ट्री है तो ट्री के साथ में क्या लग जाएगा, ए। ठीक, यू कैन स्टिल सी मार्क, चिन्ह। चिन्ह क्या है, चिन्ह डेफिनेट हो गए वहां पे। चिन्ह डेफिनेट बनेगा जब भाई कोई चीज किसी से टकराएगी तो वहां पे उसका चिन्ह डेफिनेट बनेगा, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, एक ही होता है डेफिनेट आर्टिकल, द। क्या होता है, द। ऑन, अब देखो यहां पर ट्री था और यहां पर भी ट्री है। जब कोई एक ही नाउन एक से अधिक बार इस्तेमाल होती है तो पहली नाउन के साथ में तो इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अगर वही नाउन दोबारा इस्तेमाल हो रही हो तो हम उसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, कौन सा होता है, द। तो इसमें आएगा ए, द और द, ए, द और द, ये ऑप्शन आएगा इसका। ठीक, समझ में आया क्यों। अगला, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, और शब्द दे रखा है वेरीगेटेड। क्या दे रखा है, वेरीगेटेड। और वेरीगेटेड का मतलब होता है तरह तरह का या रंग बिरंगा। वेरीगेटेड माने क्या होता है, तरह तरह का, तरह तरह का या फिर रंग बिरंगा। अब इसकी स्पेलिंग देखना है। इसमें क्या होता है, VARIE होता है। तो देखो VARIA नहीं है, VARIG नहीं है, VARE नहीं है, VARIE सही है, GATED, वेरीगेटेड। वेरीगेटेड माने तरह तरह का या रंग बिरंगा। ठीक, स्पेलिंग याद रखना, VARIEGATED। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल आर्टिकल। सही आर्टिकल का उपयोग करके नीचे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फ्रांस इज यूरोपियन कंट्री। देखो एक नियम है, हमें पता है कि जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करे तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अगर कोई नाउन पहले पहले लेटर में वॉवल साउंड क्रिएट करे तो हम क्या लगाते हैं, एन। तो यहां पर देखिए यूरोपियन में ई जो है कैसा है, वॉवल है। लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं, तो क्या हो जाता है, इसमें यू, यूरोपियन में क्या हो जाएगा, यूरोपियन, ऐसे ही तो होगा। तो या यज्ञ क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अगला है, विच कनेक्टिव इज करेक्ट। नीचे जो कुछ कनेक्टिव यानी कंजक्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है। अब इसमें सेंटेंस क्या दे रखा है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज अम्बल। देखो एक बात याद रखना, ही इज इंटेलिजेंट, ये दो या ऑल दो का जो प्रयोग होता है ना, दो या ऑल दो के में, ये या तो बीच में आपको कॉमा लगा मिलेगा दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, या फिर हो सकता है कि वहां पर सो शब्द लिखा मिले, या फिर हो सकता है आपको बट शब्द मिले, और या फिर हो सकता है कि वहां पर यट शब्द मिले। अगर ये शब्द कंजक्शन के रूप में दोनों क्लॉजेज के बीच में दे रखे हैं तो आप समझ लेना कि सबसे आगे दो या ऑल दो का प्रयोग होगा। देखो ऑल दो, हालांकि, ऑल दो ही इज इंटेलिजेंट, हालांकि वो इंटेलिजेंट है, कॉमा ही इज हम्बल, वो विनम्र भी है, लेकिन वो विनम्र भी है। बट, बट का प्रयोग नहीं होगा, बट माने होता है लेकिन, किंतु, परंतु। यट माने फिर भी, एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, तो इसका भी प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, ऑल दो का। ठीक है, क्योंकि आप देखो दोनों क्लॉजेज के बीच में क्या दे रखा है, कॉमा दे रखा है। अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं उनको कंप्लीट करना है। इफ यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, देखो क्या होता है, अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो और इफ के तुरंत बाद आपको जो क्लॉज है वो दे रखा हो प्रेजेंट के प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, खासतौर से आपको इंडेफिनिट में मिलता है, तो बीच में कॉमा मिलेगा, है ना। तो कॉमा के बाद का जो क्लॉज होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो सेल दे रखा होगा या विल दे रखा होगा, या फिर हो सकता है कि कैन भी दिया हो। अब यहां पर चेक कर लो, यू वर तो नहीं आएगा, यू कुड बी, चलो बाद में देखते हैं,
यू हैव बीन भी नहीं आएगा, ये तो प्रेजेंट का ही हो गया। यू कुड हैव भी नहीं आएगा क्योंकि कुड के पीछे हैव लग गया है, तो ये परफेक्ट में चला गया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ कुड बी दे रखा है। एक बात बता दूं, कुड का भी प्रयोग जो होता है कभी कभी फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए कर दिया जाता है। वैसे इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है आमतौर पर। अगर फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए हम कभी कभी कुड का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, आमतौर पर होता है इसका प्रयोग। तो यहाँ पे इसका क्लॉज बनेगा फिर, इफ यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, यदि तुम क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दोगे तो यू कुड बी द विनर, तो तुम क्या बन सकते हो, विनर बन सकते हो। तो यहां पर फ्यूचर एक्शन व्यक्त कर रहा है कुड, कि अगर तुम ये करोगे तो तुम ये कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है कि नहीं, तो यहां पर कुड का प्रयोग होगा। अगर यहां पर सेल या विल भी दिया होता तो वहां पर वही प्रयोग होता, लेकिन यहां पर कुड दे रखा है तो फिर यहां पर कुड जो है फ्यूचर एक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अगला है फाइंड द एंटोनिम ऑफ एक्वाइट। एक्विट का मतलब होता है, एक्विट का मतलब इधर लिख देता हूं, एक्विट का मतलब बरी होना, एक्विट का मतलब क्या होता है, बरी होना या बरी करना या दोष मुक्त करना, या फिर दोष मुक्त करना, ठीक। अच्छा, अब इसमें शब्द दे रखे हैं आपको, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है मुजरिम ठहराना। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, मुजरिम ठहराना, ठीक, समझ में आई। तो कन्विक्ट का मतलब किसी को दोषी ठहराना या मुजरिम ठहराना। अब आता है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है, क्लोज माने बंद करना और डिस्का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, तो डिस्क्लोज का मतलब हो गया उजागर करना। डिस्क्लोज माने क्या हो गया, उजागर करना। अगला है एडजर्ज। एडजर्ज का मतलब होता है निर्णय लेना। एडजर्ज का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना। और अगला है इम्प्राइजन। इम्प्राइजन का मतलब होता है जेल में डालना या कैद करना, कैद करना या जेल करना। जेल में डालना या जेल की सजा कर सुनाना, है ना। और शब्द क्या पूछ रहा था, एक्वाइट, बरी करना, इसका एंटोनाइम पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, इसका एंटोनाइम। बरी करना मुक्त कर देना, दोष से मुक्ति कर देना, तो इसका उल्टा क्या हुआ, कन्विक्ट, किसी पर दोष ठहराना या मुजरिम बनाना, ठीक। अगला है फाइंड द सिनोनिम ऑफ वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, सच्चाई। अब देखो, अब इसमें शब्द दे रखे हैं ऑडेसिटी, परफेक्शन, जजमेंट और ट्रुथ। देखो यहाँ पे ऑडेसिटी का मतलब होता है किसी चीज का दुस्साहस करना। नंबर ए है ऑडेसिटी। का मतलब होता है दुस्साहस करना, ठीक। दूसरा शब्द है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। यहां पे बी पे क्या दे रखा है, परफेक्शन। इसका मतलब होता है पूर्णता। तीसरा शब्द है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है फैसला। जजमेंट का मतलब क्या होता है, फैसला। ट्रुथ, ट्रुथ माने होती है सच्चाई।
शब्द क्या देना था, सिनोनाइम देना था वेरासिटी का। तो वेरासिटी का मतलब सच्चाई होता है, तो इसका आंसर क्या होगा फिर, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक। अगला, विच पार्ट हैज एरर इन इट। इसमें यहाँ पे तुम्हें सेंटेंस दे रखा है, इसके कौन से पार्ट में एरर दे रखा है। डेस्पाइट फॉर प्रोटेस्ट, ठीक है, यहाँ पे शब्द क्या है, डेस्पाइट फॉर। तो तुम्हें बता दूं, डेस्पाइट के साथ में फॉर का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर यहां पे इंस्पाइट होता तो इंस्पाइट के बाद में ऑफ का प्रयोग होता है, डेस्पाइट के बाद में फॉर या ऑफ का प्रयोग क्या है, गलत है। तो फिर डेस्पाइट के बाद में फॉर नहीं आना चाहिए था, इसमें आना चाहिए था डेस्पाइट हर प्रोटेस्ट। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, इस दोनों का अर्थ होता है के बावजूद। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, के बावजूद। डेस्पाइट हर प्रोटेस्ट, अपने उसके विरोध करने के बावजूद, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू बाई द साड़ी, कि मैं एक साड़ी खरीदूंगा, विच शी डिड नॉट लाइक, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इनमें कोई गलती नहीं है, केवल यहाँ पे फॉर दे दिया है, यहाँ पे फॉर का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, डेस्पाइट फॉर हर प्रोटेस्ट, ये गलत है। आई डिसाइडेड सही है, और ये बाकी के सब सही हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर डेस्पाइट फॉर द प्रोटेस्ट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द मिडिल कोर्स। यहां पे मिडिल कोर्स का मतलब होता है कोई रास्ता या कोई रास्ते से होते हुए। मिडिल कोर्स का मतलब क्या होता है, कोई रास्ता या मार्ग, मार्ग या माध्यम का अर्थ माध्यम भी होता है ना। तो बाय द वे माने होता है खैर, कहते हैं ना बाय द वे खैर। थ्रो कम्युनिकेशन, थ्रो माने से होकर, और कम्युनिकेशन माने संचार, संचार के द्वारा या संचार से होकर, संचार से या संचार के द्वारा। वाया मीडिया, वाया का प्रयोग आपने सुना होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर, दिस ट्रेन इज गोइंग टू जयपुर वाया भरतपुर, है ना। तो वाया का प्रयोग जो करते हैं, वाया का मतलब के मार्ग से, और यहाँ पे पूछ क्या रहा था, मीनिंग पूछ रहा था मिडिल कोर्स की। तो यहाँ पे वाया शब्द आएगा, वाया मीडिया मतलब मीडिया के मार्ग से, जब मीडिया के माध्यम से, ठीक है। द राइट ऑर्डर माने सही क्रम, द राइट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सही क्रम। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा, सी, वाया मीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टैग इज द करेक्ट फॉर द सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है इस क्वेश्चन के लिए, वी आर डूइंग इट राइट वे। ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, और टेंस वही रहता है। तो टेंस वही रहता है तो डी तो होगा नहीं, क्योंकि डू नॉट दे रखा है, यहाँ पर डू भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अब आर भी, तो देखो वी आर डूइंग, ये पॉजिटिव तो ये ऑलरेडी था ही, पॉजिटिव था, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव बनेगा, तो बी भी नहीं है, तो आर नॉट बी, तो इसमें आरंट भी हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आरंट भी, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, हमें क्या करना है, सही स्पेलिंग चुननी है, ठीक है। तो यहां पर शब्द क्या दे रखा है, सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब होता है पेंशन, सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है, पेंशन। अच्छा, तो इसमें जो स्पेलिंग होती है वो होती है SUPER एनुएशन, ANNUATION, सुपर एनुएशन। अब मिला लीजिए, SUPP गलत है, SUPERANUAN आता है, गलत है, SUPP आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, SUPERANNUATION, हाँ ये सही होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि देखो SUPER सुपर एनुएशन, ANNUATION,
ठीक, समझ में आ गया यहां तक। अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दे रखे हैं, इनको सही करिए। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता। तो देखो बी की सेकंड फॉर्म होती है वर, ये मूल वर्ब होती है बी। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं बीई, बी मूल वर्ब होती है, बी का मतलब होता है होना। अगर हम इसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम या आर, ठीक है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज या वर। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉज या वर। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है इसकी बीन, बी डबल ई एन। और जो आई एन जी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म जो होती है वो होती है बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग। ठीक। अच्छा, अब एक बात और, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में बी वर्ब लगानी हो सेकंड कंडीशन में, तो उसकी हमेशा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। तो आई के साथ में वॉज तो लगेगा नहीं, क्योंकि आई हो या ही हो या सी हो, कुछ भी हो, वर लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल फॉर्म यूज होती है कंडीशनल वाक्यों में। इन सब में वर दे रखी है, तो इफ आई वर यू, ये तीनों सही है यहां तक। आगे कह रहा है आई विल नेवर गिव अप। अब देखो यहां पे पास्ट टेंस है, बी की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कौन सी टेंस में लगती है? पास्ट टेंस में। तो पीछे जो मैंने बताया था, इधर प्रेजेंट का होगा तो पीछे फ्यूचर का होता है। तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग पर क्या होती है? सेल या बिल, है ना, और कैन का भी प्रयोग हो जाता है। अच्छा, सेल, बिल या कैन की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तो सेल की शुड, बिल की बुड और कैन की कुड होती है। तो इधर या तो शुड होना चाहिए या वुड होना चाहिए या कुड होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। तो विल नेवर, ये तो हट ही गया। वॉज नेवर, ये भी हट गया। वुड नेवर गिव अप, तो देखो वुड दे रखा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये होगा। तो यहाँ पे विल, यहाँ पे बिल का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि भाई ये पास्ट फॉर्म में, तो बिल की पास्ट फॉर्म वुड लगेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो आई वुड नेवर गिव अप। गिव अप माने होता है छोड़ना, तो मैं कभी भी नहीं छोड़ता। अगला, चूज द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की तुम्हें एक बात याद रखनी है। कंपाउंड सेंटेंस में ये पहला जो क्लोज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। बीच में क्या होगा? बीच में आपको कंजक्शन मिलेगा। जो बीच का जो कंजक्शन होगा यहां पर, वो या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, या फिर सेमी कॉलन मार्क होगा, या फिर कोई पीरियड कंजक्शन होगा, या इररिलेटिव। ठीक। तो देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने शायद पढ़ चुके हैं। ये फैन बॉयज होता है एक, एफ का मतलब होता है यहाँ पे फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, डी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, पाई का मतलब होता है यट, एस का मतलब होता है सो। अब देखो यहां पे क्या है, दो अलग अलग क्लॉज होंगे, और पीछे जो क्लॉज होगा, पीछे जो क्लॉज होगा, पीछे क्लॉज भी कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसका मतलब एक क्लॉज की बात कर रहा हूं, तो एक क्लॉज का मतलब होता है, क्लॉज में क्या क्या चीज पाई जाती है? एक क्लॉज तब माना जाएगा जब उसमें अपना एक सब्जेक्ट हो और अपनी एक फाइनाइट वर्ब हो।
अगर सब्जेक्ट नहीं है या फाइनाइट वर्ब नहीं है, दूसरी अलग अलग दोनों वाक्यों में, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो वो एक ही सेंटेंस माना जाएगा, वो अलग अलग सेंटेंस नहीं माने जाएंगे। ठीक, तो देखो यू मस्ट टेक रिच डाइट, देखो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और मस्ट टेक फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक, रिच डाइट टू गिव, ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये वाक्य सही नहीं होगा। यू मस्ट टेक रिच डाइट और यू विल नॉट गेन वेट, तो देखो यू सब्जेक्ट, मस्ट टेक फाइनाइट वर्ब और कंजक्शन दे रखा है यहाँ पे, देखो मैंने बताया था ये कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और यू विल और गेन, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गई विल गेन और यू दूसरा सब्जेक्ट हो गया और से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यू मस्ट टेक रिच डाइट इन ऑर्डर टू गेन वेट, तो यहाँ पर देखो यू सब्जेक्ट एक ही बार है और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। यू विल गेन वेट बाई टेकिंग रिच डाइट, तो देखो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये बाकी के तीन ऑप्शन गलत हैं, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कह रहा आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन ए बी सी और डी दैट मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर टू करेक्ट द सेंटेंस, हमें यहाँ पर अंडरलाइन दिए हुए शब्द दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है, और उनको सही ऑर्डर में चेंज करके लिखना है, तो इसमें किस में चेंज होगा वो पता लगाना है। नन ऑफ द चिल्ड्रन, नन माने कोई नहीं, ऑफ द चिल्ड्रन माने बच्चों, बच्चों में से कोई नहीं, इसका मतलब एक भी बच्चा नहीं, एक भी नहीं, मतलब एक शब्द आ गया तो सिंगुलर हो गया। वांट के पीछे एस दे रखा है, प्रेजेंट सही है। दैट हैज, ये भी प्रेजेंट में ही होगा, तो दैट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैज लग रहा है, ये भी सही है। अब यहाँ पर एवरी वन शब्द आ गया ना, तो ये भी सिंगुलर है, और लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसी दे रखी है, प्रेफर प्लूरल, अगर ये सही होती तो यहाँ पर एस और दिया होता प्रेफर्स, क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर एस नहीं दे रखा है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन होगा इसका। और चेक कर लेते हैं आउटसाइड एंड प्ले, ये भी नहीं हो सकते क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके में ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो और समझ सकते हो। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा हुआ होगा और अच्छे नंबर मिले। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक, तो चलो फिर अगली वीडियो में कुछ नया लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।